इस वीडियो के अंदर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिखाने वाला हूं। ये वो अलग अलग लोग हैं जिन्होंने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड के वीडियो के नीचे कमेंट किया है। ये बहुत सारे लोग हैं, मैंने कुछ ही लोगों का डेटा उठाया यहां से। ये अलग अलग चैनल का डेटा है, मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके नीचे से मैंने कमेंट उठाया। अब देखिए यहाँ पे लोगों का ये कहना है, मैक्सिमम लोगों का, कि मोतीलाल ओसवाल एनएफओ में मैंने पैसा इन्वेस्ट करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब आखिर में ऐसा क्या हो गया कि जिस फंड के एनएफओ के अंदर 1676 करोड़ रुपए डाले गए थे। सोचिए इकलौता ऐसा इंडेक्स फंड का एनएफओ है जिसके अंदर पहली बार इतना पैसा डाला गया है। अब उसके जस्ट एक महीने बाद, मतलब एनएफओ खत्म होने के एक महीने बाद ये खबर आती है कि लोग बहुत सारे इसके अंदर से पैसा निकालना चाहते हैं क्योंकि वो खुश नहीं है इसके रिटर्न से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अभी माइनस में ही रिटर्न दे रहा है। तो आखिर में ऐसा क्यों हो गया, ऐसे क्यों लोग सोच रहे हैं अभी के टाइम पे? चले इसके ऊपर बात करते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या आपको इसके अंदर से पैसा निकालना चाहिए या आपको लंबे टाइम तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर में लोग क्यों पैसा निकालने के बारे में इस फंड से सोच रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर में आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या आप ऑलरेडी इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपको निकालना है अभी के टाइम पे या बने रहना है लंबे टाइम तक। तो देखिए जो लोग अभी के टाइम पे सोच रहे हैं ना कि मैं पैसा इसमें से निकाल लूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने एनएफओ के अंदर में ग्रीड में आके पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब लालच में आके पैसा इन्वेस्ट किया था। इनको ये लगा था ना कि डिफेंस सेक्टर के अंदर में बजट एलोकेट हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस एंट्री बजट के अंदर में सबसे ज्यादा बजट एलोकेट हुआ है डिफेंस के अंदर में। और उनको यही लगा कि डिफेंस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आगे ना मेरा पैसा 200% 300% ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एचडीएफसी डिफेंस फंड हो गया जो इसका इंडेक्स है, मतलब निफ्टी डिफेंस इंडेक्स है, उसने भी लगभग 150-200% का रिटर्न दिया है। तो उनको यही लगा था कि मोतीलाल ओसवाल भी ना मेरे को 4 दिन के अंदर में, 10 दिन के अंदर में, 1 महीने के अंदर में 100% का रिटर्न दे देगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा। और ये वही लोग हैं जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि इनका माइंडसेट है ग्रीड माइंडसेट, मतलब लालच वाला माइंडसेट है। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे जो इस माइंडसेट के होंगे, जिनको यही लगता है कि बस डिफेंस सेक्टर में बजट आ गया या किसी भी सेक्टर के अंदर बजट आ गया, अब मैं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, 1 महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। क्योंकि जिस भी सेक्टर के अंदर बजट एलोकेट किया जाता है अचानक से ग्रोथ नहीं आती है। हाँ, बजट एलोकेट करने के बाद कुछ टाइम तक ग्रोथ दिखेगी, बट उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है जब बजट का पैसा जो होता है ना वो अच्छे जगह पे यूज किया जाता है। जब वो सेक्टर ग्रो करना स्टार्ट करता है तब जाके आपकी कंपनी जो होती है, जो उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। और जब स्टॉक्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका म्यूचुअल फंड, आपका इंडेक्स फंड भी करने वाला है। तो इन लोगों को बिल्कुल भी अभी के टाइम पे समझ नहीं आया कि आखिर में म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और सेक्टर के अंदर बजट एलोकेट किया जाता है तो कितने टाइम के बाद फायदा दिखना स्टार्ट होता है। उनको ऐसा लगता है कि बस बजट एलोकेट हो गया, अब तो मेरे को पैसा बहुत ज्यादा मिलने वाला है, अब 1 महीने के अंदर में मैं करोड़पति बन के निकल जाऊंगा। अब जब वो नहीं हो पाता है तो लोग क्विट करना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग कमेंट करना स्टार्ट करते हैं कि ये फंड सबसे बेकार है, इस एनएफओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने इतना लमसम किया था, अब वो लमसम के अमाउंट इतना कम हो चुका है। अरे भाई, इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना कि आपका माइंडसेट क्या है। या तो आप रिस्क वाले पर्सन नहीं है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है, इसीलिए आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जा रहे हैं और ऐसे एनएफओ में पैसा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है। अब यहाँ पे ये सवाल निकल के आता है कि क्या आपको इस फंड के अंदर अभी के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एनएफओ के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाए थे या भूल गए थे पैसा इन्वेस्ट करना, तो अभी के टाइम पे क्या आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना सही रहेगा या अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क है इस फंड के अंदर? उससे पहले हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड के पोर्टफोलियो को एक बार समझना पड़ेगा कि आखिर में इसका पोर्टफोलियो क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर और ये कैसे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड के डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ट्राई। आप इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम भी आप उतने से ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज है वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो साफ साफ पढ़िए, यहाँ पे आपको ये पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप इसमें टिक पाएंगे। द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड रिटर्न दैट बिफोर एक्सपेंसेड कॉरस्पॉन्ड टू द टोटल रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज एज रिप्रेजेंटेड बाय निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। मतलब कि ये सिंपल लॉजिक है, ये अपने इंडेक्स को सेम टू सेम फॉलो करने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ट्रैकिंग एरर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है वो है हाउएवर देयर कैन बी नो एश्योरेंस और गारंटी दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम विल बी अचीव्ड। मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो ऊपर मैंने आपको बताया अभी के टाइम पे, ये अचीव ही हो, ये नहीं भी अचीव हो सकता है। तो इसमें रिस्क वेरी हाई है, सबसे ज्यादा रिस्क है इसके अंदर। अगर हम बात करें टाइप की तो ओपन एंडेड फंड है, आप जब चाहें तब आप पैसा निकाल सकते हैं, जब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री लोड नहीं है, एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो 2 फंड मैनेजर हैं, एक का नाम है स्वप्निल मयकर और दूसरे का नाम है राकेश सेट्टी। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि यही दोनों आपके पैसे को मैनेज करने वाले हैं। अब ये तो हमने बात कर लिया फंड डिटेल की, अब थोड़ा सा आते हैं हम इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
हैं, क्योंकि आपके पैसे को कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, देखिए डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आपके पैसे को 86% इन्वेस्ट किया जाएगा एंड कम्युनिटीज के अंदर लगभग 13.70%। अब मैं बात कर लेता हूं टॉप 10 होल्डिंग की। सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका वेटेज है लगभग 22% का इस फंड के अंदर। दूसरे नंबर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका लगभग 21% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, जिसका लगभग 13.5% का वेटेज है। चौथे नंबर पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसका लगभग 9% का वेटेज है। एंड पांचवें नंबर पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसका लगभग 9% का वेटेज है। एंड नीचे और सारी कंपनीज है जिसका लगभग 4%, 5%, 6% वेटेज है। मैंने टॉप 5 कंपनीज के बारे में बात किया। अब ये टॉप 5 कंपनीज करती क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि ये 22% का वेटेज है इसका मोतीलाल ओसवाल के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा गया है HAL इज एन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कंपनी डेवलप्स, डिजाइन्स, मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट्स फॉर मिलिट्री एंड सिविल मार्केट। ऑब्वियस सी बात है ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये मिलिट्री के लिए कुछ इक्विपमेंट्स डेवलप करती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाली है आपके इस फंड के अंदर में। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है। 21% का वेटेज है इसका मोतीलाल ओसवाल के अंदर में। तो अगर बात करें BEL की तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है BEL हैज द एक्सपर्टीज इन डिजाइन, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रडार एंड वेपन सिस्टम। यहाँ पे देखिए सिंपल लॉजिक है, जो भी डिफेंस के अंदर जो भी चीजें आती है, मिलिट्री के लिए जो काम आती है, मतलब कि वेपन सिस्टम हो गया, रडार हो गया, इसको मैन्युफैक्चर करती है, डिजाइन करती है कंपनी, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाली है आपके फंड के लिए। अब बात करते हैं BDL के बारे में, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, जिसका लगभग 9% का वेटेज है मोतीलाल ओसवाल के अंदर। अब देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का सिंपल काम है, ये मिसाइल और अंडर वाटर जो वेपन होता है ना, इसको क्रिएट करता है, इसको डेवलप करता है। इसका केवल सिंपल काम होता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है फिर से एक इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाली है डिफेंस सेक्टर के लिए। अब बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला स्टॉक है। 9% का वेटेज रखा हुआ है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर में ये स्टॉक। अगर बात करें कोचिन शिपयार्ड की तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1972 के अंदर में। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसका सिंपल काम होता है, ये शिप बनाती है और शिप में जो रिपेयरिंग का काम होता है वो करती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाली है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहां तक हमने बात कर लिया मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के फंड मैनेजर के बारे में, इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, इसके एग्जिट लोड के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें जानी है। पोर्टफोलियो के बारे में, पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं वो कितना ग्रो कर रही हैं, उनका क्या काम है आज के टाइम पे, वो हमने जान लिया यहां तक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे पूछ रहे हैं, क्या अभी के टाइम पे इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सही है। अब देखिए मैं आपको 3 पॉइंट के साथ समझाने वाला हूं कि आखिर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, आपका जो गोल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो कम से कम 5 से लेकर 7 साल तक होना चाहिए। इससे कम इन्वेस्टमेंट पीरियड है आपका तो आप इस फंड से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। आपका पैसा हो सकता है कि लॉस में भी चला जाए अगर आप डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम पे। हो सकता है अगर डिफेंस सेक्टर में कोई भी गलत न्यूज आती है तो आपके पैसे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसीलिए अपना गोल कम से कम 5 साल से लेकर 7 साल तक रखिए। और अगर आप लंबे गोल वाले पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा फंड रहेगा आपके लिए लंबे टाइम के लिए। दूसरा पॉइंट है, आपका पैसा टॉप डिफेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। जिन कंपनीज के बारे में मैंने बताया, आपको डिटेल में बताया कि आखिर में कौन कौन सी काम करती हैं, उन कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 22% का 21% का वेटेज है आपके फंड के अंदर में, तो आपका पैसा मैक्सिमम वहीं पे इन्वेस्ट किया जाएगा। और जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात अभी के टाइम पे आप भी देख रहे हैं वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रहा है, अमेरिका हो गया, यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इनको लेके क्या क्या टेंशन चल रहा है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर में, आप सभी लोगों को पता है। अभी इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, तो इन सभी को लेकर ना डिफेंस को मजबूत करना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भारत के अंदर। और अगर डिफेंस को मजबूत किया जाएगा तो डिफेंस सेक्टर भी ग्रो करने वाला है, उसके साथ साथ आपका पैसा भी ग्रो करने वाला है। बट वही है कि लंबे टाइम तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। एंड तीसरा, जो अभी के टाइम पे आपको मोतीलाल ओसवाल के अंदर निगेटिव रिटर्न दिख रहा है, ये कुछ ही दिन तक दिखने वाला है, क्योंकि अभी के टाइम पे ना जो लोग एनएफओ के अंदर में या जो डिफेंस सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। 1 महीने 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक ये अपना फ्लो पकड़ लेगा। जैसे एचडीएफसी बैंक ने अपना फ्लो पकड़ा हुआ है 130% का, 150% का रिटर्न दिया है, वैसे ये भी फंड अपना फ्लो पकड़ लेगा। और जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये इंडेक्स को फॉलो करता है, तो इंडेक्स भी उसी प्रकार से ग्रो करने वाला है। तो आई होप आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। और ये भी बताना मत भूलिएगा क्या आप इस एनएफओ के अंदर में पैसा इन्वेस्ट किए थे या अभी के टाइम पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।